हेलो दोस्तों। एक कन्हैया अपना हाथ मुझे दे। जया देवी ने अपना सर खुजाते हुए कहा था। कन्हैया ने अपना हाथ अपनी माँ के हाथ में दे दिया। जया देवी ने कन्हैया का हाथ पकड़ा और जोर से दांत से काटा। उसके हाथ पर अपने दांत गड़ा दिए। यहाँ तक कि खून रिसने लगा। लेकिन कन्हैया ने अपना हाथ पीछे नहीं किया था। पता नहीं फिर दिल में क्या आया कि उसका हाथ छोड़ दिया। फिर उसे यूं देखने लगी जैसे पता नहीं कौन सी गलती हो गई उनसे। आंखों में पछतावा था। कन्हैया ने कुछ नहीं कहा। जेब से रुमाल निकाला और अपने हाथ को बांध लिया। फिर रोने लगी। मैंने तुझे चोट लगा दी ना? कन्हैया कहने लगा। नहीं माँ, मुझे चोट नहीं लगी। अच्छा हुआ तुझे चोट नहीं लगी। यह जो गली के बच्चे हैं ना मुझे पागल कहते हैं, मुझे पत्थर मारते हैं। यह देखो कन्हैया। जया देवी ने अपने हाथ की बाहें ऊपर की तो वहां चोट का निशान था। यह देखकर कन्हैया बुरी तरह से घबरा गया। उसने जल्दी से अपनी माँ की चोट को साफ किया, पट्टी बांधी। कहने लगा, अब आपको दर्द तो नहीं हो रहा? कहने लगी, नहीं हो रहा। मुझे भूख लगी है, खाना खाना है और मुझे कोल्ड ड्रिंक पीनी है। वह जो काली वाली होती है ना, वह पीनी है। वो कहने लगा, अच्छा मैं अभी आपके लिए लेकर आता हूँ, लेकिन आप घर से बाहर ना निकलना वरना बच्चे पत्थर मारेंगे। कहने लगी, नहीं जाऊंगी मैं बाहर, तुम जाओ काली वाली बोतल लेकर आओ। कन्हैया जब बाहर गया तो दरवाजे को ताला लगाकर गया था, ताकि उसकी माँ को कोई पागल ना कहे, कोई पत्थर ना मारे। जल्दी से जाकर कोक की बोतल लेकर आया। फिर अपनी माँ को अपने हाथ से खाना खिलाया। कोल्ड ड्रिंक पीते ही उसकी माँ ने उसके मुंह पर थूक दिया। फिर उसके बाद खींचकर उसे नोचने लगी। कहने लगी, गंदी कड़वी बोतल दी है तूने मुझे। कन्हैया चुपचाप अपनी माँ की मार खाता रहा, लेकिन बदले में सिर्फ मुस्कुराता जा रहा था। जया देवी का जब तक गुस्सा ठंडा नहीं हुआ, कन्हैया को मारती रही। जब तक गए थक गई तो हांफते हुए एक जगह बैठ गई। कुछ देर उसे देखती रही। गालों पर उंगलियों की छाप थी। फिर अपने कमरे में जाकर लेट कर सो गई। तभी कन्हैया के मोबाइल पर कॉल आई। सर, आपकी मीटिंग है, कितनी देर में आएंगे? वह कहने लगा, बस अभी पहुंच रहा हूँ। कुछ देर में वह तैयार हो गया था। उसने अपने कपड़े बदले, अपनी माँ का कमरा बंद कर दिया, लेकिन कमरे में दूध का पैकेट और खाने पीने की कई चीजें भी रख दी थी, ताकि भूख लगे तो वह कुछ खा ले। जब अपने ऑफिस में गया तो मीटिंग के लिए उसके क्लाइंट पहले से बैठे थे। मीटिंग के बाद उसने डॉक्टर से बात की। डॉक्टर कहने लगा, अपनी माँ को पागल खाने क्यों नहीं भिजवा देते? कितने ही नौजवान हैं जिनके माता पिता मानसिक संतुलन खो चुके हैं। उनका व्यवहार फिर भी आपकी माँ की तुलना में कुछ ठीक ही होता है, लेकिन फिर भी उन लोगों ने अपने माता पिता को पागल खाने में भर्ती करवा देते हैं। और आपकी माँ को तो जब दौरा पड़ता है वह तो बहुत तोड़ फोड़ करती है, आपको घायल भी कर देती है। कन्हैया कहने लगा, नहीं आपको नहीं पता मेरी माँ ने कितना कुछ सहा है। मैं अपनी माँ को पागल खाने नहीं छोड़ सकता। डॉक्टर कहने लगा, आप समझ नहीं रहे, देखें वह पागल है, उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। यह ना हो कि वह किसी दिन आप पर कोई जानलेवा हमला कर दे। बदले में आप उन्हें कुछ नहीं कहते, अपना बचाव भी नहीं करते। मैं आपका शुभ चिंतक हूँ, इसलिए आपको सलाह दे रहा हूँ, अपनी माँ को पागल खाने भर्ती करवा दें। कन्हैया ने कहा, मैंने आपको इसलिए फोन नहीं किया कि आप मुझे परामर्श दें, आप मुझे बस मेडिसिन बता दें। डॉक्टर ने उसे मेडिसिन बता दी। कन्हैया जब घर आया तो सब लेकर आया था, साथ में मेडिसिन भी लाया था, लेकिन कमरे का दरवाजा बुरी तरह से ठोका जा रहा था। जल्दी से वह अपनी माँ के कमरे की ओर गया।
दरवाजा खोला तो उसकी माँ बड़े गुस्से में थी। कमीने, तूने फिर से मुझे कमरे में बंद कर दिया। मुझे पता है अब तू मुझे मारेगा। तू मुझ पर हाथ उठाएगा, मेरे सर पर बड़ी जोर से कुछ मारेगा। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। खबरदार, जो तूने मुझे हाथ लगाया, देख मुझसे दूर रहना। मैं एक बच्चे की माँ हूँ। तुझे क्यों नहीं समझ में आता? जया देवी को फिर से दौरा पड़ना शुरू हो चुका था। जब वह कहने लगा, माँ, यह मैं हूँ, आपका बेटा। कहने लगी, झूठ बोलता है तू कमीने। मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। मेरा बच्चा अभी बहुत छोटा है और तू तो बड़ा है। तू मुझसे झूठ बोल रहा है। हाथ में एक फूलदान जया देवी ने पकड़ा था और जोर जोर से कन्हैया को मारने लगी। होठ नीले हो रहे थे, रंगत पीली पड़ चुकी थी। कन्हैया ने जल्दी से दवाई पकड़ी और सामने जग में से पानी गिलास में डालकर अपनी माँ के मुंह में दवाई डालकर पानी पिला दिया। कुछ ही देर में वह गहरी सांस लेते हुए नींद में जाने लगी। हाथ से फूलदान छूट गया था। इससे पहले कि वह जमीन पर गिरती, कन्हैया ने अपनी माँ को गोद में उठा लिया, बेड पर लिटा दिया और फूट फूट के रोने लगा। कभी अपनी माँ के चेहरे पर हाथ फेरता तो कभी रोने लगता। कभी हाथ पर फूलदान के लगने से नील के निशान को देखता। और ऐसे कई चोट के निशान उसके शरीर पर थे, लेकिन उसे दर्द नहीं होता था। जो दर्द वह अपनी माँ को देखकर सहता था, उसके सामने यह दर्द कुछ नहीं था। सुबह तक जया देवी सब कुछ भूल गई थी। ऐसे लग रही थी जैसे कि बिल्कुल ठीक हो चुकी हो। बेड पर सो रही थी जब वह सामने चेयर पर बैठा ऊँघ रहा था। पूरी रात उसने माँ के बेड के पास बैठकर गुजारी थी। उसे ऐसे ऊँघते हुए देखकर कहने लगी, कन्हैया, मेरे बच्चे, यहाँ क्यों बैठे हो? अपने कमरे में जाओ, वहां जाकर सो जाओ। कहने लगा, नहीं माँ, मैं ठीक हूँ। फिर उसके सर पर चोट का निशान देखकर कहने लगी, यह क्या हुआ तुझे? अपना ध्यान क्यों नहीं रखता? वो कहने लगा, आप हो ना, है ना मेरा ध्यान रखने के लिए। जया देवी ने उसे अपने सीने से लगा लिया, प्यार करने लगी जैसे रात को कुछ हुआ ही नहीं था। ऐसा ही होता रहा था उसके साथ कई सालों से। वह 11 साल की उम्र से अपनी माँ की यह सब हरकतें सहन कर रहा था। उस छोटी सी उम्र में जब उसे खुद माँ की जरूरत थी, अपने आप को किस तरह से उसने संभाल रखा था, किस तरह से अपने पिता का बिजनेस संभाल रखा था, यह वही जानता था। उसे याद आने लगा कि जब उसकी माँ बिल्कुल ठीक होती थी और पिताजी जिंदा थे तो जीवन कितना अच्छा था। लेकिन उसके पिता की अचानक मौत ने तो जया देवी का दिमाग ही खराब कर दिया डाला था। उनसे यह सदमा सहन नहीं हो रहा था। अपने पति की लाडली पत्नी थी, दोनों में बहुत प्यार था। कन्हैया के जन्म के बाद डॉक्टर ने साफ जवाब दे दिया था कि आपका केस काफी कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, दोबारा बच्चा नहीं हो सकता। लेकिन अभय जी ने इस बात पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। वह तो खुश थे कि उनकी पत्नी और बच्चा दोनों स्वस्थ है, लेकिन जया देवी बहुत रोई थी। अभय जी कहने लगे, हमें भगवान ने संतान तो दे दी है, वह भी तो लोग हैं जिनके घर में कोई संतान ही नहीं है। इसलिए भगवान का धन्यवाद करो। अच्छी खासी सेहत के मालिक अभय जी को ना जाने अचानक एक दिन हुआ क्या था। फैक्ट्री से आए तो तबीयत घबरा रही थी। कुछ ही देर में चेहरे की रंगत पीली पड़ी और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गए और उनका स्वर्गवास हो गया। जया देवी तो अपने आप को रोने पीटने लगी। कन्हैया उस समय 11 साल का था। फिर अपनी माँ के साथ ही पड़ोसी की मदद से जब अभय जी को हॉस्पिटल लेकर गया तो पता चला कि उनको हार्ट अटैक हुआ था और इतना भीषण था कि वह सहन नहीं कर पाए।
लेकिन बहुत से देखने वालों ने यह भी कहा कि शायद किसी ने जहर दे दिया हो। आजकल ऐसे जहर आते हैं कि पता ही नहीं चलता कि जहर दिया गया है या हार्ट अटैक हुआ है। पोस्टमार्टम कौन करवाता? 11 साल के कन्हैया की किसने सुनी थी? माँ की हालत भी अजीब थी। माँ को दौरे पड़ने लगे थे। सारा बिजनेस ठप होने लगा था। एक बार मैनेजर घर पर आया और जया देवी से कहने लगा कि हमें फैक्ट्री नीलाम करनी पड़ेगी, क्योंकि अभय जी ने मार्केट से बहुत कर्जा ले रखा था। जया देवी कहने लगी, यह आप क्या कह रहे हैं? उन्होंने तो मुझे कभी नहीं बताया कि उन्होंने कोई कर्जा ले रखा है। मैनेजर कहने लगा, तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? मेरे पास सारे पेपर है कि उन्होंने किस किस से कर्जा ले रखा है था। यह सुनकर जया देवी परेशान हो गई थी। खुद ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी, इस तरह की बातों को समझती भी नहीं थी। इस तरह की बातों को समझती भी नहीं थी। मैनेजर कहने लगा कि यह कागजात रखे। इस आदमी से आपके पति ने करोड़ों का कर्जा लिया है, जो फैक्ट्री बेचने के बाद भी पूरा नहीं होगा। आप खुद इस आदमी से बात कर लें। अगर वह मान जाए तो हो सकता है थोड़ा समय दे दें। यह सुनकर जया देवी ने कन्हैया का हाथ पकड़ा और उस आदमी के ऑफिस में चली गई। लेकिन जब सामने बैठे आदमी को देखा तो होश उड़कर रह गए। सामने बैठा आदमी वह था जो जया देवी के मोहल्ले में रहता था। जब वह छोटी थी और स्कूल जाती थी तो आते जाते उन्हें परेशान करता था। एक बार जया देवी ने उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा था। आसपास के लोगों ने जब देखा कि लड़की को परेशान कर रहा है तो सब लड़कों ने और आदमियों ने उसे काफी मारा पीटा था। वह मोहल्ले के अच्छे खासे खाते पीते परिवार का लड़का था, लेकिन बिगड़ा हुआ था। उसके बाद दोबारा रणबीर नजर नहीं आया। शक्ल अभी भी वैसी थी, चेहरे पर वही घटियापन और गंदी नजर थी। कहने लगा, आ गई जया? आने में बड़ी देर कर दी। जया देवी कहने लगी कि तुमने कब अभय के साथ काम शुरू किया? वह कहने लगा, थप्पड़ याद है तुम्हें? याद है तुम्हारे कारण मोहल्ले वालों ने हम हमें निकाल दिया था गया था। सारे मोहल्ले के लड़कों से तुमने मुझे पिटवाया था। मैंने तो उसी समय सोच लिया था कि तुमसे बदला जरूर लूंगा। इसलिए तुम्हारे पति के साथ मैंने बिजनेस करना शुरू किया। और जानती हो, तुम्हारे पति को स्लो पॉइजन भी मैंने ही देना शुरू किया था, चाय में मिलाकर। यह सुनकर जया देवी का दिमाग घूम के रह गया। उन्होंने उस आदमी का गिरेबान पकड़कर जकोल डाला। कहने लगी, तुम हत्यारे हो। तुमने मेरे पति को जान से मार डाला। लेकिन उस समय वह उसी आदमी के ऑफिस में थी। रणबीर ने अपना गिरेबान छुड़वाकर धक्का देकर जया देवी को सोफे पर गिराया था। फिर ऑफिस का कमरा बंद करके सबसे पहले कन्हैया के हाथ बांध दिए और उसे कुर्सी पर बैठाकर बांधकर उसका मुंह पीछे कर दिया कि वह देख ना सके। कन्हैया चिल्ला रहा था, रो रहा था और अपनी माँ की चीखें और सिसकियां भी सुन रहा था। रणबीर ने बदला लेने के लिए उसकी माँ की इज्जत को तार तार कर दिया था, जो बार बार कह रही थी, मेरा छोटा सा बच्चा है, तुम्हें शर्म क्यों नहीं आती? तुम्हें भगवान से डर क्यों नहीं लगता? लेकिन रणबीर को सिर्फ बदला लेना था। जो बदला उसने लिया था उससे जया देवी का मानसिक संतुलन खराब हो गया था। जया देवी को बर्बाद करने के बाद उसने वहां से बाहर भेज दिया। घर आकर वह कमरा बंद करके आत्महत्या करने लगी। लेकिन कन्हैया रोने लगा। जया देवी ने आत्महत्या तो नहीं की, लेकिन वह घटना उनके दिमाग पर जैसे छप गई थी। रोती थी, गिड़गिड़ाती थी। उन्हें लगता था कि अभी भी वह आदमी उनके कमरे में है और उसके साथ गलत कर रहा है। वह कभी अपने बाल नोचने लगती तो कभी दौरा पड़ने लगता तो वह कन्हैया को मारने लगती। कन्हैया अपनी माँ की हालत देखता तो
फूट फूट के रोता था। पहले तो उसके मामा मामी उन्हें अपने घर ले गए। कन्हैया पढ़ने लगा, लेकिन उसकी माँ को दौरा पड़ता तो वह हर एक को मारने लगती। पिता का सब कुछ बिक चुका था। मामा मामी भी परेशान हो गए। उसके मामा कहने लगे कि ऐसा करते हैं कि दीदी को पागल खाने भेज देते हैं। लेकिन कन्हैया ने मना कर दिया। कहने लगा, नहीं मामा, मेरी माँ को पागल खाने मत भेजना। पिताजी तो दुनिया से चले गए। एक माँ ही तो है मेरे पास। अपनी माँ पर हुए अत्याचार को उसने अपने कानों से सुना था। उनकी पीड़ा को अपने अंदर तक सहा था। इसलिए जानता था कि उसकी माँ का कोई कसूर नहीं है। पागल खाने में कौन सा किसी के साथ अच्छा व्यवहार होता है, और औरतों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं होता। उसके मामा कहने लगे, हम कैसे इन्हें अपने घर पर रख सकते हैं। उसने कहा कि मैं अपने घर पर माँ के साथ रह लूंगा, बस आप मेरे स्कूल की फीस भर दीजिएगा। कन्हैया अपनी माँ को लेकर वापस अपने घर आ चुका था। जो भी काम वाली घर पर आती तो जया देवी उसे मारने लगती। कभी घर से बाहर निकल जाती तो गली के बच्चे उसे पागल पागल कहते तो जया देवी उनके पीछे भागती। वह उन्हें पत्थर मारते। चोट खाकर घर आती तो तोड़ फोड़ शुरू कर देती थी। कन्हैया जब स्कूल से आता तो आकर अपनी माँ के लिए खाना बनाता, उनकी चोटों पर दवा लगाता। जब जया देवी को गुस्सा आता तो कन्हैया को भी मारने लगती। एक बार तो फूलदान से कन्हैया का सर फोड़ दिया। उसके मामा आ गए, कहने लगे, तुम अच्छा नहीं कर रहे अपने साथ। अरे दीदी को होश थोड़ी है। वह कहने लगा, माँ को होश नहीं है, इसलिए मुझे अपनी माँ से शिकायत भी नहीं है। मैं अपनी माँ को अपने पास अपने से दूर नहीं रख सकता। जब वह स्कूल जाता तो अपनी माँ के कमरे का दरवाजा बंद करके जाता। घर आता तो अपनी माँ के लिए खाना बनाता। कोई काम वाली घर पर काम करने के लिए नहीं आती थी। बड़ी मेहनत से पढ़ रहा था। कभी कभी तो जया देवी पर जब दौरा पड़ता तो वह जमीन पर गिरी हुई मिलती। कन्हैया बड़ी मुश्किल से उन्हें उठाता था। उठती तो उल्टा कन्हैया को मारने लगती। कहती कि दूर हट जाओ, मेरे पास ना आना, मेरा छोटा सा बच्चा है। तुम्हें शर्म क्यों नहीं आती। तभी कन्हैया का गिरेबान पकड़कर उसे मारने लगती। 13 साल का कन्हैया अपनी माँ की मार खाता रहता था। कभी जया देवी को दौरा पड़ता तो उसके हाथ पर काट लेती थी। ऐसे ही समय गुजरने लगा था। कन्हैया दिल लगा के पढ़ता था। बीबीए कंप्लीट करते ही उसके मामा ने अपनी बहन का हिस्सा कन्हैया के हवाले कर दिया। उसने अपने पिता की बर्बाद हो चुकी फैक्ट्री को ही चलाने की कोशिश की थी। वहीं से अपना बिजनेस शुरू किया। मशीन सब कुछ बिक चुकी थी, लेकिन उसने नई मशीन लगवाई और उस जगह पर दोबारा से काम शुरू किया था। धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी, लेकिन अभी भी वह रणबीर की बराबरी तक नहीं पहुंचा था, जिसने उसकी माँ की जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया था। और कन्हैया को हर हाल में उस आदमी को छोड़ना नहीं था, उससे बदला लेना था, जिसके कारण उसकी माँ इस हाल में पहुंची थी। अपना एक नया ब्रांड कन्हैया ने बनवाया। उसका माल हर जगह बिकने लगा। यहाँ तक कि रणबीर की इंडस्ट्री घाटे में जाने लगी। रणबीर को इस बात की हैरत हुई कि बंद फैक्ट्री दोबारा चालू कैसे हो गई। फिर पता चला कि अभय का बेटा उस फैक्ट्री को चला रहा है और सफलता की ऊंचाइयां छू रहा है। तो रणबीर को हैरत होती थी, इतना सा लड़का है, मेरी टक्कर पर कैसे पहुंच गया। मैंने तो उसका सब कुछ बर्बाद कर दिया था। कन्हैया जब तक फैक्ट्री में रहता उसे माँ की चिंता सताती रहती थी। इसलिए घर में एक नौकरानी को रखा, जो कि जया देवी को कमरे में ही खाना देने जाती थी।
और कमरा बंद कर देती थी। लेकिन एक बार जया देवी कमरे के दरवाजे के पीछे छुप गई। जैसे ही नौकरानी ने दरवाजा खोला, खाने की ट्रे अंदर रखने लगी तो खाली कमरा देखकर घबरा गई। तभी जया देवी ने उसे पीछे से धक्का देकर जमीन पर गिराया और खुद बाहर निकलकर दरवाजा बंद करके लॉक कर दिया और घर से बाहर निकल गई। बाहर निकलते ही वहां के शरारती बच्चे उन्हें पागल पागल कहने लगे, पत्थर से मारने लगे। वह भी उन्हें पत्थर से मारने लगी। एक बच्चे का सर फट गया तो पुलिस वाले जया देवी को पकड़कर जेल में ले गए। जब यह बात कन्हैया को पता चली तो भागा दौड़ा पुलिस स्टेशन पहुंचा था। पुलिस वाले कहने लगे कि इतनी खतरनाक पागल औरत को तुमने खुला छोड़ रखा है। देखो, अगर किसी की जान चली गई तो जिम्मेदार तुम होगे। वह अपनी माँ को छुड़वा कर लेकर आया था। नौकरानी कमरे में बंद थी। कन्हैया ने उसको घर भेजा तो जया देवी को इतना गुस्सा आया कि पकड़कर कन्हैया के हाथ को दांत से काट लिया, इतनी जोर से कि खून निकलने लगा। काम वाली भी काम छोड़कर जा चुकी थी। कन्हैया ने अपनी माँ की हर हरकत को सहा था, लेकिन अपनी माँ को पागल खाने नहीं भेजा। कई लोग कन्हैया को अपना जमाई बनाने के इच्छुक थे, लेकिन जब उसकी पागल माँ को देखते तो कहते कि हम अपनी बेटी नहीं देंगे। वो कहने लगा तो फिर मुझे शादी भी नहीं करनी, मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता। जो पीड़ा उसने सही है, मैं अपनी माँ को पागल खाने के हवाले नहीं करूंगा। धीरे धीरे जया देवी के दिल में एहसास होने लगा कि वह अपने बेटे के साथ पागलपन के दौरे में क्या कुछ कर जाती थी है, और वह ऊफ नहीं करता। जब उनका दिल भर आता तो कन्हैया को सीने से लगाकर बड़ी दुआएं देती। और वह आदमी जिसने बदला लेने के लिए जया देवी के साथ यह सब खेल खेला था, उसके बेटों ने पैसों के लालच में आकर अपने ही पिता रणबीर को स्लो पॉइजन देना शुरू कर दिया। और वह इस समय हॉस्पिटल में था, तड़प रहा था, लेकिन उसे पूछने वाला कोई नहीं था। उसके अंदर के सारे अंग काम करना बंद करने लगे थे, लेकिन मौत नहीं आ रही थी। सांस जैसे गले में अटक चुकी थी। तड़प रहा था, रो रहा था कि काश मुझे मौत आ जाए। फिर कन्हैया को फोन किया और उखड़ी सांसों से उसे बुलाने लगा। जब कन्हैया हॉस्पिटल पहुंचा तो उसके सामने हाथ जोड़ने लगा, कहने लगा, अपनी माँ को बोलो मुझे माफ कर दे, मेरी जान नहीं निकल रही, मैं बहुत पीड़ा में हूँ। मैंने तुम्हारी माँ के साथ अच्छा नहीं किया। लेकिन कन्हैया बिना माफ किए ही वापस आ गया। कैसे माफ कर सकता था? जो कुछ उसने कन्हैया की माँ के साथ किया था वह माफ कर ही नहीं सकता था। 11 साल की उम्र में उसने अपनी माँ के साथ होने वाले अत्याचारों को अपने कानों से सुना था। अपनी माँ की सिसकियां और चीखें आज भी उसके कानों में जब गूंजती तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते थे। भगवान से यही प्रार्थना करता था कि उस इंसान को ऐसी ही दर्दनाक सजा मिले तो दोबारा कोई ऐसा पाप करने से पहले कांप उठे। और उस इंसान का वैसा ही हाल था। ना वह जिंदा था, ना मर रहा था, तड़पता था, रोता था। उसके बेटों की यही कोशिश थी कि रणबीर जल्दी मर जाए, लेकिन रणबीर की जान तो जैसे गले में अटक कर वापस शरीर में चली जाती थी। पीड़ा इतनी थी कि असहनीय थी। बस अब वह मरना चाहता था। पता नहीं लोग पाप करने से पहले यह क्यों भूल जाते हैं कि भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती है। जया देवी की हालत पहले से काफी अच्छी हो गई थी। वह अब ठीक होने लगी थी, लेकिन रणबीर की पीड़ा अभी और बाकी थी। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें।
अगर आपने अभी तक हमारे एसके की जुबानी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।